जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसके पूर्व भी मैंने दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित लगभग 15 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 33 का, और इसमें धारा 436 से लेकर के धारा 439 तक का ही चर्चा मैं करूँगा। और इसमें भी रिवीजन के पर्पज से कुछ मुख्य बिंदुओं का ही मैं चर्चा करूंगा। डायरेक्ट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। विषय पे आने से पहले मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोताही न करें। आते हैं विषय पर। धारा 436 को जब हम देखते हैं तो उसे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जमानती और अजमानती दो तरह के अपराध होते हैं। जमानती अपराध के संबंध में किसी अभियुक्त को एक अधिकार होता है कि वो जमानत ले सकता है, लेकिन अजमानती अपराध से संबंधित किसी अपराध में उस व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार नहीं होता है। ये न्यायालय के विवेक पे होता है कि उसको जमानत दे या न दे। तो हम लोग देखते हैं धारा 436 को, तो उसमें एक बात बताई गई है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ बात किया गया है अजमानती से भिन्न यानी कि जमानती अपराध में। लेकिन एक बात यहाँ ये कहा गया है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है, यानी कि यदि न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया है उस व्यक्ति के विरुद्ध और पुलिस अधिकारी द्वारा भले ही जमानती अपराध हो और गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, तो भारसाधक अधिकारी को अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है कि वह उसे जमानत पर रिहा कर दे, सिवाय धारा 71 के। अब धारा 71 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक बातें लिखी हुई हैं कि न्यायालय किसी व्यक्ति को वारंट जारी करते समय उस बात का पृष्ठांकन कर सकता है कि यदि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी यानी कि भारसाधक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति हो जिसको निर्दिष्ट किया गया वारंट, यदि संतुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति से बंधपत्र लेने पर इस बात की सुनिश्चितता हो जाती है कि वो न्यायालय में समय समय पर हाजिर होगा, तो उसको वहीं पे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये धारा 71 में दिया गया है। और 71 के अलावा यदि किसी प्रकार का वारंट जारी किया गया किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे भले ही जमानती अपराधी क्यों न हो, उसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। धारा 436 में ये बात आप लोग स्पष्ट समझ लें, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। इस शब्द को मेंशन करने का तात्पर्य ही यही है। अब एक बात और आता है इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जमानती अपराध से ही संबंधित उसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उसको लाया जाता है या हाजिर होता है, और वो जमानत देने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं है कि वो उस तरह का बंधपत्र निष्पादित करे। तो इसके लिए कि इसका जो प्रोविजो है, प्रोविजो के स्पष्टीकरण में दिया गया है कि ये उपधारणा कब की जाएगी कि वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है, तो यदि 1 सप्ताह तक उसके द्वारा जमानती अपराध में बंधपत्र निष्पादित नहीं किया जाता है, तो न्यायालय यह प्रज्यूम करेगा कि वह व्यक्ति निर्धन है और उसको फिर बिना प्रतिभोग के रहित ही उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात हो गई धारा 436 में। अब एक धारा 436 क में एक बात कही गई है ये उपधारा 2 भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें एक बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि उसको जमानत पे छोड़ा गया है तो फिर से उसको जो है उसका जमानत रद्द नहीं किया जा सकता है। उपधारा 2 में बात कही गई है कि यदि न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या रक्षा में लाया जाता है और जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है, और ऐसे किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र के आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के दिन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने वाली न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि उपधारा 2 में जो धारा 436 का उपधारा 2 है वो पावर देता है उस न्यायालय को कि जमानत पर छोड़ देने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसका
फिर से निरस्त नहीं हो सकता जमानत, उसका जमानत निरस्त हो सकता है और वो 446 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अधीन रखते हुए उसके बंद पद को निरस्त किया जा सकता है। अब धारा 436 का हम लोग देख लेते हैं। इसको दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 2005 द्वारा लाया गया। इसमें एक बात कही गई है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है और वो धारा 167 के अधीन में नहीं आता, हालांकि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वहां धारा 167 में ये बातें कही गई है कि यथास्थिति चाहे वो 90 दिन हो या 60 दिन हो, यदि अन्वेषण पूरा नहीं किया जाता है तो उसको जमानत लेने का अधिकार है। लेकिन जहां अन्वेषण पूरा कर दिया जाता है और अन्वेषण के दौरान या जांच के दौरान या विचारण के दौरान ऐसा कोई जो भी अधिनियम हो जिसमें मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध नहीं है और उस अधिनियम के तहत वह व्यक्ति आधे से अधिक कारावास भोग चुका है जिसके लिए उसके ऊपर अभियोग लगाया गया है। अब जैसे मान लीजिए आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास का आधे से अधिक कैसे गणना की जाएगी? तो जब भारतीय दंड संहिता की धारा 57 आप पढ़ते हैं तो उसमें भिन्नों की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल माना गया है। अब वही बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति 20 साल आजीवन कारावास से भी दंडनीय कोई अपराध करता है और अन्वेषण विचारण या जांच के दौरान आधे से अधिक यानी कि 10 साल से अधिक की सजा वो काट चुका है, भोग चुका है, मतलब सजा शब्द यहाँ गलत प्रयोग हमने कर दिया है, ड्यूरिंग ट्रायल वो भोग चुका है, तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसके खिलाफ जो है यहाँ धारा 436 क में व्यवस्था नहीं है। इसकी जो एक प्रोविजो है, प्रोविजो ये कह रहा है कि यदि लोक अभियोजक द्वारा इस बात को संतुष्ट कर दिया जाता है कि नहीं कारण विद्यमान है, कोई विशेष कारण विद्यमान है जिसको छोड़ा जाना, उस अभियुक्त को छोड़ा जाना न्याय हित में नहीं होगा, तो उसको फिर कारण अभिलिखित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उसका जमानत भी रद्द किया जा सकता है, यानी कि जो जमानत का आवेदन पत्र दिया गया होगा उसको निरस्त किया जा सकता है। और ड्यूरिंग ट्रायल जब तक विचारण समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उसको निरोध में रखा जाएगा। किंतु इस प्रोविजो का भी एक प्रोविजो है कि जो जिस दंड के लिए उसके ऊपर अभियोग लगा है उस अधिकतम दंड से अधिक उस व्यक्ति को किसी भी हालत में निरोध में नहीं रखा जा सकता। यानी कि यदि कोई 10 साल के कारावास से संबंधित कोई अपराध किया है और पता चला कि वो दौरान मुकदमा 10 साल तक ही या 11 साल तक उसको नहीं रखा जा सकता, यानी कि 10 साल से अधिक उसको किसी भी हालत में उस विचारण के दौरान, भले ही विचारण 11 साल चले, 12 साल चले, 10 साल से अधिक के समय तक के लिए उसको निरोध पर नहीं रखा जाएगा। यदि 10 साल हो जाता है तो उसको तुरंत जो है जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 437 में। तो धारा 437 में एक बात हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ भी एक बात कही गई है कि थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरोध किया जाता है किसी व्यक्ति को, और वह व्यक्ति अजमानती अपराध का अभियोग है उसके ऊपर, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के पश्चात या स्वयं वह व्यक्ति किसी न्यायालय में हाजिर हो जाता है, और ऐसे न्यायालय में हाजिर होता है जो उच्च न्यायालय नहीं है या सेशन न्यायालय नहीं है। यानी कि किसके न्यायालय की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात। और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या सहायक सेशन न्यायाधीश के मामले में किसी न्यायालय में यदि व्यक्ति हाजिर हो जाता है अपने स्वयं से या किसी थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करके उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो फिर धारा 437 में उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु एक बात कही गई, इसमें 2 बातें गिनाई गई हैं कि इन कंडीशनों में उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अब जो मुख्य विषय मतलब इसमें का इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है प्री के दृष्टिकोण से कि धारा 437 में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के यहाँ जमानत की बात नहीं कही गई है। इसके लिए फिर हम लोग को धारा 438 में जाना पड़ेगा और धारा 439 में जाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की बात कही गई है और स्पष्ट कहा भी गया है कि यदि भार साधक अधिकारी द्वारा, थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या वो अभियुक्त खुद न्यायालय में हाजिर हो जाता है, लेकिन वो न्यायालय कौन सा है? सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न क्या न्यायालय है? यानी कि कोई सहायक सेशन न्यायालय का हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन न्यायालय का हो सकता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन न्यायालय का हो सकता है, या सीजीएम का न्यायालय हो सकता है, या किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो सकता है। तो उस कंडीशन में न्यायालय जमानत पे उसको रिहा कर सकती है। लेकिन यहाँ किंतु शब्द लगा दिया है और 2 कंडीशन लगाया है कि ऐसे मामलों में ऐसे ही रिहा नहीं किया जाएगा।
लेकिन इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो 16 वर्ष से कम आयु का है, या कोई स्त्री है, या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है, तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ये भी प्री के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसका भी एक प्रोविजो है कि किसी बात के होते हुए भी, चाहे उपधारा जो इसमें 1 में 2 में मेंशन किया गया है, अन्य कोई विशेष कारण यदि विद्यमान है और ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है, तो कारण को अभिलिखित करते हुए मजिस्ट्रेट उसको जमानत पर रिहा कर सकता है। एक प्रोविजो का प्रोविजो और है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति जिसको रिहा किया जा रहा है जमानत पर, मात्र यह कारण उसमें नहीं दिखाया जा सकता है कि वो किसी अभियुक्त द्वारा जो है किसी अन्वेषण में या किसी अन्य साक्षियों को डराने धमकाने का कार्य करेगा या प्रलोभन देगा, ये कारण नहीं हो सकता है उस व्यक्ति का जमानत नामंजूर करने का। और यदि उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो बिना लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसको जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उपधारा 3 में शर्तों को अधिरोपित किया जाता है। उन शर्तों को आप लोग याद कर लें कि न्यायालय जमानत पे छोड़ते हुए, जो कि अध्याय 6, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करता है भारतीय दंड संहिता के अधीन, तो उसमें जमानत पर छोड़ते वक्त न्यायालय द्वारा कुछ शर्त भी अधिरोपित किया जा सकता है। वह शर्त है कि वह शर्तों के अनुसार हाजिर होगा न्यायालय में। जो बंधपत्र निष्पादित कर रहा है उसमें जो शर्त दी गई है शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होता रहेगा। दूसरा कह रहा है कि जैसा जिसको उसने अपराध किया है उसी के तहत माने उसी से या उसी के तरह कोई फिर अन्य अपराध नहीं करेगा, इस बात की संतुष्टि उसको कराना होगा न्यायालय में। और तीसरी बात इसमें कह रहा है कि जो भी अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को, साक्षी को या किसी परिवादी को बयान वगैरह लेना हो तो उसको उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा। इन शर्तों को, और आखिरी में एक और बात कह दी गई कि और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें जिसे वह ठीक समझे अधिरोपित कर सकेगा। तो इन सब तीनों के अलावा अन्य शर्त भी अधिरोपित किया जा सकता है जो कि न्यायालय को ठीक समझ में आता है। तो ये बातें कही गई हैं। और एक बात ये भी कह रहा है कि उपधारा 4 में कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों या विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। यहाँ पे जो भी जमानत दिया जाएगा किसी व्यक्ति को, तो उसमें यदि कोई कारण है तो कारण भी लिखा जाएगा, या कोई विशेष कारण है तो उस विशेष कारण को भी दर्शाते हुए उसके जमानत को रिलीज किया जाएगा। अब उपधारा 5 इसमें बताया गया है कि उपधारा 5 में उसके जमानत को रद्द भी किया जा सकता है यदि शर्तों का उल्लंघन करता है तो। और उपधारा 7 में एक बात कही गई है कि यदि जमानत अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिरोध सहित रहित बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा। अब एक धारा 437 का अमेंडमेंट करके लाया गया है, इसको 2008 में लाया गया। इसके पीछे जो रीजन होता है अपील करने के दौरान, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो सकता है दोष मुक्त कर दिया गया हो और विचारण समाप्ति के पश्चात और विपक्षी जो है उसकी अपील करे, तो ऐसा ना हो कि अपीलेट कोर्ट में उसकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए धारा 437 का एक लाया गया और यह जजमेंट के पश्चात दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दोषमुक्त किया जाता है तो उसे इस प्रकार का 437 का में बंधपत्र निष्पादित करवाया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा अपील की जाती है तो अपीलेट कोर्ट में वो समय समय पर हाजिर होता रहेगा और अपने जो भी होगा शारीरिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराएगा। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 438, ये एंटीसिपेटरी बेल है। ये पहले अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में विलोपित था, अब एक्टिव हो गया है 438 में ये है कि यदि किसी व्यक्ति को जो अजमानती अपराध के किए जाने का अभियोग हो सकता है उसके ऊपर, इस बात की उसको आशंका है और उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं से हमको इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो या तो उच्च न्यायालय में या सेशन न्यायालय में वो आवेदन इस बात के लिए दे सकता है
कि वह आदेश करे और आदेश में यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। मतलब इस बात की अपेक्षा करते हुए आवेदन दिया जाएगा उच्च न्यायालय में या सेशन न्यायालय में कि जब भी उसे कोई गिरफ्तार करे तो इस बात का निर्देश हो कि उसको गिरफ्तार करते समय जमानत देने पर उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसको जमानत नहीं दी जाती है। एंटीसिपेटरी बेल का तात्पर्य होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें वह निर्देश होता है कि उसको जमानत देने पर उसको छोड़ दिया जाएगा। यही बात धारा 438 है। अब ये बात फिर उसके बाद से धारा 439 है। 439 में सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय की शक्ति की बात कही गई है। तो जो मूव किया जाता है बेल एप्लीकेशन वो धारा 439 में सेशन न्यायालय में या उच्च न्यायालय में ही मूव किया जाता है। धारा 437 में मजिस्ट्रेट न्यायालय में एप्लीकेशन मूव किया जाता है और धारा 439 में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, और एंटीसिपेटरी बेल उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट में 438 के तहत मूव किया जाता है। अब इसमें एक जो बात कही गई है कि इसके उपधारा 1 का क में कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है जमानत पर छोड़ दिया जाए, और यदि अपराध धारा 437 के उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रकार का है तो वह किसी ऐसी शर्त जिसे वो उस अपराध में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है। यानी कि जो धारा 437 के उपधारा 3 में जो हम लोगों ने 3 तरह के शर्तों को पढ़ा उसको तो अधिरोपित कर ही सकता है, उसके अलावा भी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है। इसके अलावा जो एक और पावर इसमें दी गई है वो न्यायालय को दी गया है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या रूपांतरित की जाए। यानी कि ऐसा भी कोई आदेश किया जा सकता है कि जो मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ा जा रहा है तो उसके ऊपर कोई अधिरोपित शर्त है उसको या तो अपास्त कर दिया जाए, रूपांतरित कर दिया जाए। अब इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये कह रहा है कि परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है। यहाँ पे जो प्रोविजो बात कही गई है कि किसी भी स्थिति में लोक अभियोजक को सूचना दिया ही जाएगा और उसी के पश्चात उसको जमानत पर छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा साध्य नहीं होता है तो उसकी बाकायदे कारण लिखित अभिलिखित की जाएगी। लेकिन एक और प्रोविजो कह रहा है कि यदि कोई लैंगिक अपराध से संबंधित मामला है, खासकर धारा आईपीसी के जो है 376 AB, BAB, DA, DB इन सब धाराओं में यदि कोई अपराध किया गया है तो जिस तिथि को आवेदन किया गया है बेल के लिए उस तिथि से 15 दिन के भीतर लोक अभियोजक को सूचना देना अनिवार्य होगा और जब तक लोक अभियोजक को सुना नहीं जाएगा तब तक उसको जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। अब एक बात और कह रहा है कि उपधारा 2 कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय का अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। तो जो धारा 437 की उपधारा 5 में व्यवस्थाएं दी गई हैं वही बात धारा 439 की उपधारा 2 में व्यवस्था दी गई है। तो हम लोगों ने देखा धारा 436 से लेकर के धारा 439 तक कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से जमानत मिल सकती है, किन मामलों में मिलेगी, किन मामलों में नहीं मिलेगी, किन किन व्यक्तियों को मिल सकती है, उसको हम लोगों ने देखा। आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़ें, आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।